जो लोग नस की तैयारी कर रहे हैं या नस की तैयारी करना चाहते हैं या उसमें एडमिशन है, तो उनके लिए इतना ये है कि जी नस का जो है वो पैटर्न चेंज हो चुका। तो अब ऐसा ना हो कि तुम लोग जो है वो पुराने पैटर्न पे काम करो। छाजाओ तुम लोगों के लिए लेके आया है कि जी बिल्कुल जो नए अपडेट पैटर्न है उसी हवाले से। अब नया पैटर्न है क्या? देखो, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं नस के टेस्ट में 200, यानी ये हमारा 100% हो गया। अब मैथमेटिक्स जो है वो 50% कर दिया गया। अब तुम मैथ्स वाले हो तो ये तो जरूर जानते होगे कि जी 100 का 50% यानी 200 का 50% क्या होगा? तो वो 100। तो 100 तो है एमसीक्यूज तुम्हारे मैथ्स के होंगे। फिजिक्स में कोई चेंज नहीं हुई है। फिजिक्स में पहले भी जो है वो 60% यानी 30% वेटेज था, अभी भी है। अच्छा, केमिस्ट्री खत्म कर दिया गया है, केमिस्ट्री बजाय, और आईक्यू भी खत्म हुआ है। अब उसकी जगह पे क्या किया उन्होंने? इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया। तो अब अगर हम देखें तो मैथ्स 50%, फिजिक्स 30% और इंग्लिश जो है वो 20% है। तो अब टाइम भी ये बहुत सारा होता है जी। अब हमारे पास एग्जाम के हवाले से देखा जाए और फिर उसके हिसाब से टेस्ट की प्रिपरेशन, तो टाइम कम होता जा रहा है। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, कम से कम टाइम होता जा रहा है। अब कुछ टेस्ट जो है वो आने वाले हैं, नस के भी जो है वो टेस्ट कुछ करीब होते हैं। तो अगर आप जल्द अज जल्द तैयारी करना चाहते हो, जिसे हम कहते हैं ना इंस्टेंट, तो उसके लिए देखो हमारे छाजाओ वालों ने एक 20 डेज प्लान बनाया है। तो अगर तुम जल्दी तैयारी करना चाहते हो तो उस 20 डेज प्लान को फॉलो करो और टेस्ट में छा जाओ। एक तरीका तो देखो तैयारी का ये है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पढ़ा नहीं, ठीक है, एप्टीट्यूड की तैयारी का काम नहीं मिला, लेकिन क्या हमने रिजल्ट पेपर नहीं दिया? और पेपर दिया तो कुछ तो सवालात पढ़े, कुछ चैप्टर्स पढ़े, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े, सेकेंड ईयर में भी पढ़े, मैट्रिक में भी पढ़े, तो कुछ चीज़ें तो याद भी होंगी। तो एक काम तो ये करो कि जी ओवर थिंकिंग करना ख़त्म करो और ये सोचो कि जी कौन से चैप्टर हमारे पास ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो या इंग्लिश हो, कोई भी हो। उसको तो जब आता है तो ठीक है। अच्छा, उसको याद वाद नहीं करना, एमसीक्यूज याद नहीं होते। आप कोई भी टॉपिक पढ़ो जो आपको आता है, उसके पॉइंट बना लो, क्योंकि टाइम अब कम है, क्लासेस हमारे पास टाइम नहीं बनती। मेरे ख्याल में अब 20 डेज़ में हम क्या करेंगे? और क्या सिर्फ हम फिज़िक्स पढ़ें? भाई मैथ्स भी तो है, इंग्लिश भी तो है, केमिस्ट्री भी है। तो अब प्लान क्या 24 घंटे पढ़ते रहेंगे? तो ये भी एक इशू आता है। तो अब अगर किसी वजह से भी हमारा टाइम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? अब मिसाल के तौर पर अगर मैं 20 डेज़ को प्लान को लेता हूँ, अब देखिए ये प्लान हमने अपने हिसाब से बताया, किसको कौन सा चैप्टर ज़्यादा अच्छा है वो उसको आगे पीछे कर सकता है। कोशिश आजा वालों ने ये भी की है कि आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया गया। कहने को तो ये 20 डेज़ प्लान है, लेकिन अगर आप इसको आवर्स में डिवाइड करेंगे तो इन जनरल 35 आवर्स में आपका काम कंप्लीट, यानी तकरीबन 1.5 दिन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुबह 9 बजे बैठ गए और अगले दिन जो है रात 9 बजे 9 बजे तक पढ़ के फिर फारिग कर दी। आपको अपने हिसाब से थोड़ा हेल्थ का ख्याल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो दिमाग काम नहीं करेगा पेपर में। तो बहरहाल 20 डेज़ में हमने जो रखा है कि जी अगर 20 डेज़ आपके पास रहते हैं तो जो फर्स्ट डे होगा, जिसके लिए हम कहते हैं कि अभी 20 डेज़ रिमेनिंग है, तो हमारे पास पहला चैप्टर जो आपने फिज़िक्स में पढ़ा फर्स्ट ईयर के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स एंड स्केलर एंड वेक्टर, सेकंड चैप्टर था। इसमें क्या होगा जी, इंट्रोडक्शन में क्या करना है भाई, यूनिट्स आपको याद है। देखो फिजिक्स में मेन काम तो याद रख लो, फार्मूला और यूनिट बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट तुम्हें याद है तो डायमेंशन भी तुम बना सकते हो, सारी आसानी से पता है, सबको पता है। अब वेक्टर स्केलर के अंदर क्या करें, डेफिनेशन बेसिक सबको पता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो मेन काम अब अगर टाइम कम है तो एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल है। पॉइंट बना लो, ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल एमसीक्यूज में जो है वो न्यूमेरिकल होगा, कैलकुलेशन होगी, थ्योरेटिकल भी तो हो सकता है। भाई मिसाल के तौर पर एक जर्नल सवाल सबको पता है, बड़ा मशहूर सवाल है कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होती है। तो फिर हम एंगुलर ऑप्शंस में मौजूद होंगे, तो सबको पता है कि जी स्केलर प्रोडक्ट में कोसाइन रेशियो यूज़ होती है, तो फिर हम कहते हैं 0 डिग्री। अब वो 0 डिग्री को हो सकता है वो सेम डायरेक्शन कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो पहला दिन जो डे 20 हमारे पास बाकी है, तो पहले दिन में हमने जो सोचना यही है कि इसको फिज़िक्स एंड स्केल। अब डे 2 पे चले जाते हैं, यानी अब 19 डेज रह जाते हैं। तो सेकंड चैप्टर जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, मोशन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके फॉर्मूले तो याद ही होंगे। डेफिनेशन है कि जी वेलोसिटी है, ये बेसिक चीज़ें पता है। न्यूटन्स लॉ, उनकी एप्लीकेशंस, टेंशन एंड स्ट्रिंग्स आपने पढ़ा होगा, 2 केसेस हैं कि वर्टिकली एंड उसको फॉर्मूले बिल्कुल पता होने चाहिए। कोलिजन्स कौन कौन से होते हैं, इलास्टिक कोलिजन है, उसमें मोमेंटम वगैरह। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन जो 2 डायमेंशन मोशन की एक बेस्ट एग्जांपल है, तो इनके फॉर्मूले
इनके बेसिक फॉर्मूले, और ये पता होना चाहिए कि थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट है, कौन सा ये है। तो अब 2 दिन गुजरने के बाद हमारे पास तीसरा दिन, यानी दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो 18 दिन अब हमारे पास बाकी रह गए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमने रखा हुआ है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी सर्कुलर मोशन में, तो रिलेशन है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। उसमें भी ये भी हो सकता है कि कुछ चैप्टर आगे पीछे हो जाए या कुछ टॉपिक्स आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं, आम तौर पर ग्रेविटेशन से ही लिंक होता है, इसलिए ये काम किया गया कि ये काम आसानी से आपका एक रिदम बन जाए, एक स्मूथनेस हो जाए। वेरिएशन जी के डेप्थ के साथ क्या होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ पर होती है, डेप्थ पे कितनी होती है, हाइट अगर बढ़ जाए तो क्या होगा। फिर डे 4 यानी डे 17 पे वर्क पावर एनर्जी, बड़ी मशहूर हमारे पास प्रोसेस है पावर का, वर्क का, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये पेपर के अंदर भी, इस पर भी हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी डे 16, जब हमारे पास रह जाते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिंक यूँ रखा हुआ है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, जस्ट डेफिनेशन है क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हें फॉर्मूले ज़रूर याद रखने हैं, ख़ास तौर पर कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, थिन रॉड का, ठीक है ना, इसके लिए स्फीयर्स वगैरह का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होती है सिंपल, फिर पेंडुलम और स्प्रिंग अटैच बॉडी के फॉर्मूले, ठीक है। और उनसे रिलेटेड सवाल, जैसे बड़ा मशहूर एक सवाल है कि ये टाइम पीरियड है, अगर मैं लेंथ इंक्रीज़ करूँ तो टाइम पीरियड, या मास इंक्रीज़ करूँ तो स्प्रिंग अटैच बॉडी में तो टाइम पीरियड क्या होता है। इस किस्म का भी सोचना है, सिर्फ फॉर्मूले रटने नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है, तो ये 2 घंटे आराम से हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा, और हो सकता है उससे कम टाइम लगे, कोई इस तरह ज़्यादा ये नहीं कि हम याद करने बैठे हुए हैं या MCQs की बुक्स ले ली और रट्टे मार रहे हैं कि इसका बीज का सी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। नेक्स्ट डे 15 यानी जब 15 दिन रह जाते हैं तो वेव्स एंड साउंड मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पहले ही कर चुके, वेव्स में ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, फिर उसके बाद हमारे इक्वेशन ऑफ वेव्स हैं, ठीक, फिर क्लोज पाइप और ओपन पाइप आपने पढ़ा होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ओवरट्यून का बड़ा चक्कर होता है। फिर साउंड की बात करते थे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल, पिच, ये सब क्या चीज़ है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, लाउडनेस, ये सब हमें दिमाग, इनकी डेफिनेशन भी रखनी है, डॉपलर इफेक्ट के केसेस भी ध्यान में रखने हैं, किसी भी केसेस से कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है और कोई सवाल भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास डे 14 अगर रह जाता है तो आखिरी के जो चैप्टर है हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स है, यानी आप उसमें वेव फ्रंट वगैरह, नेचर ऑफ लाइट भी कहा जाता है, वेव फ्रंट्स हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग एक्सपेरिमेंट है। अब यंग एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रिंग स्पेस का फॉर्मूला मौजूद है कि डिस्टेंस का वेरिएशन से क्या होगा, फिर डायफ्रेक्शंस ऑफ लाइट्स है, माइकल्स इंटरफेरेंस फार्मूला, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बेसिक चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है 13 डेज़ में फ्लूइड डायनेमिक्स, फिर हीट है, फ्लूइड डायनेमिक्स में बर्नौली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। फिर अब जब हीट है तो हीट में अभी फ़िलहाल टेम्परेचर और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, CP CV ये सब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, ये आता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जब 12 डेज़ रह जाते हैं तो हम चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। अब आसानी हो गई है थर्मोडायनेमिक्स में, चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, इन्हीं एप्लीकेशंस है उसको देखना है। डे 11 में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कूलम्स लॉ मशहूर है, पर छोटी क्लासेस में ही पढ़ा, अभी पढ़ा, उसका वेरिएशन क्या हो सकता है, डिस्टेंस से क्या हो सकता है। गॉसेस लॉ है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल में जोड़ेंगे क्या होगा, उसके MCQs भी आ सकते हैं कि आपको जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने को दे दी जाए। नेक्स्ट उसके बाद जब 10 डेज रह जाते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट बेसिक है, अब बेसिक कंडीशन है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किरचॉफ्स के लॉज, रूल्स कौन कौन थे, फर्स्ट रूल्स क्या था, कंजर्वेशन चार्जेस था या पोटेंशियल था, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर अब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है कि हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें मैग्नेटिक फोर्स और इसके सारे E/M रेशो, गैल्वानोमीटर, टॉर्क, इन सबको जहन में रखना होगा।
डे 9 अगर हमारे पास अब आखिरी के जब हमारे पास डेज आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है, वो उसी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन फिर वही ट्रांसफार्मर किसके थ्रू वो काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शंस के थ्रू काम करता है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा आप लिंक बनाते जाओगे तो टाइम भी आपका बचेगा। या ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको रूट मीन स्क्वायर, पीक वैल्यू कब होती है, पावर फैक्टर क्या होता है, चॉक कॉइल के बारे में भी सवाल आ चुके हैं, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन में हमारे पास कौन सा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये कन्वर्सेशन थ्योरेटिकल सवाल बड़ा बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 6 दिन अगर रह जाते हैं यानी आखिरी हफ्ता कह लीजिए जाता है, तो फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। अब ये बेसिकली अब अगर आप इसको थोड़ा सा एक दफ़ा थोड़ा कर लेंगे, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इनमें नाम याद होना चाहिए कि जी वो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, किस तरीके से पता है किसका। जैसे हमारी बुक में अगर आपको देखा हो आयरन का दिया हुआ भी है, तो इन्हें भी जहन में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स जदीद दौर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, तो इसमें जंक्शन, ट्रांजिस्टर, ओपैम, लॉजिक गेट से सवाल कभी आ जाता है कभी नहीं आता, लेकिन बहरहाल आपको दिमाग में तो रखना ही होगा। लास्ट 4 डेज में मॉडर्न फिज़िक्स, उस 3 डेज़ के रह जाती है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है हमारे पास, एक्सरे वगैरह है। तो अब आखिरी के 2 दिन है तो न्यूक्लियर फिज़िक्स, और न्यूक्लियर एक ही चीज़ है, न्यूक्लियर फिज़िक्स, इसमें वही आइसोटोप बेसिक चीज़ें पता है, केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें, रेडियो एक्टिव भी पता होगा, हाफ लाइफ, रेडिएशन प्रोडक्टर्स, फिर फ्यूजन है, बायोलॉजिकल इफेक्ट है, ये ज़रूरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आखिर में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कॉर्क, ठीक है ना, एंटी कॉर्क क्या होता है, ये सब लिप्टॉन वगैरह, ये सब हमारे जहन में रखने हैं, ठीक है। तो अब इसको अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा ही आप प्लान है कि जी वो प्लान यूज़ करो कि जी वो 20 और ये चैप्टर है। आपको कोई चैप्टर पहले से आता है तो आप उसको स्किप कर दो, तो आप उसको 10 दिन भी कर सकते हो, 15 दिन भी, लेकिन अब टाइम नहीं है, लिहाजा अब दौड़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।